हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियल। सो क्लास, हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 2 का पार्ट 3, जिसमें कि मैंने आपको पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फ्योल्स के क्या बताए थे, डेवलप किए हुए क्या बताए थे, प्रिंसिपल्स बताए थे। फ्योल्स के बारे में बताया था कि फ्योल्स को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। तो और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, 14 मेजर प्रिंसिपल्स को डेवलप किया था। तो पहले हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक नंबर 3 के जितने भी 5 प्रिंसिपल्स को पढ़ा था उनको रिकॉल करेंगे। देन बाकी के हमारे जो 3 टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे और होपफुली आज मैं आपको पार्ट 3 में अपना चैप्टर 2 कंप्लीट करा दूंगी। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्ट। फ्योल्स प्रिंसिपल्स। सो क्लास, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में अपने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए थे, किसके, फ्योल्स के, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क। विच मीन्स कि हम फ्योल्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इसमें फ्योल्स ने क्या बताया कि जिस भी काम को हम डिवाइड करते हैं किसी भी ग्रुप में, किसी भी एम्प्लॉयज के साथ, तो हमें इसमें ये मेजर करना जरूरी है कि कौन इंसान किस काम के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज अगर आपको एक अच्छे मैनेजर को डिवीजन ऑफ वर्क ही नहीं आएगा प्रॉपर वे में, अगर वो किसी का काम किसी और को दे देगा, तो क्या होगा, मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होगी। और एक अच्छी मैनेजमेंटशिप क्या होती है, एक अच्छी लीडरशिप क्या होती है, कि जब एक मैनेजर को पता हो कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं, कौन एम्प्लॉय किस वर्क में एकदम सफिशियंट है और बहुत अच्छी तरीके से उस वर्क को पूरा कर सकता है। तो यही इसमें क्या बताया कि डिवीजन ऑफ वर्क बहुत अच्छे से आना चाहिए किसी भी मैनेजर को। तो समझ में आया, डिवीजन ऑफ वर्क में क्या करते हैं, हम काम को बहुत अच्छी तरीके से बांट देते हैं, किनको, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं। अंडरस्टैंड। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे, जिसमें हमसे क्या क्या बताया गया है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी यानी कि जिस भी चीज के अधिकार जिसको देना चाहिए। विच मीन्स अगर आप किसी सुपरवाइजर को अथॉरिटी दे देते हैं कि आपके अंडर का वर्क करने वाले जितने भी लेबर्स हैं उनके ऊपर क्या करना है, आपको ही ध्यान देना है, उनको लीड आपको ही करना है, तो ये क्या हो जाएगी, अथॉरिटी हो जाएगी। ये एक अधिकार हो जाएगा किसका, सुपरवाइजर का, जो उस वर्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होती है, जिम्मेदारी। जब आप किसी को किसी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी दे देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि आपने 10 एम्प्लॉयज को जिम्मेदारी दे दी गई है कि इतनी डेट तक, कोई पर्टिकुलर डेट तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए, तो वो क्या हो गई, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि अब उनको ये काम इतनी डेट तक पूरा ही करना होगा। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप होपफुली बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अथॉरिटी किसी को अधिकार दे देना जो उस अधिकार को पूरा करने लायक हो, मतलब उस अधिकार को अच्छे से निभा पाए, ये नहीं कि उसका मिस यूज करे और लोगों को मिसगाइड करे। नो, अथॉरिटी मीन्स कि उसके नीचे अंडर काम करने वाले लोगों के साथ वो बहुत अच्छे से बिहेव करे और उनसे अपना काम कंप्लीट करा पाए। अनदर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कुछ लोगों को, कुछ एम्प्लॉयज को ऐसे जिम्मेदार दे देना कि कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जिनके बारे में मैनेजर को पता हो कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ऑनेस्टली कंप्लीट कर पाएंगे। तो उसी को क्या बोलेंगे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिसीजन लेना बहुत अच्छे से आना चाहिए एक अच्छे मैनेजर को। यही उसका प्रिंसिपल कहलाता है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनी वो प्रॉपरली क्या करे, फुलफिल करिए। एक मैनेजर की भी अथॉरिटी, एक मैनेजर के पास भी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होती है। अथॉरिटी किस चीज की, अपने नीचे वर्क करने वाले, अपने अंडर वर्क करने वाले सभी एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट्स को लीड करना अच्छे से, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपनी पूरी मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से मैनेज करना, वो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। समझ में आया आपको। थर्ड वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि उसकी जिम्मेदारी है कि वहां पे पूरे अपने कंपनी में क्या कर सके, डिसिप्लिन बना सके, एटमॉस्फेयर में डिसिप्लिन होना चाहिए। विच मीन्स ऐसा नहीं कि कोई भी किसी तरीके से काम करना है, एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि किस तरीके से कौन सी बात किस तक पहुंचानी है, किस तरीके से काम करना है, हर एक चीज का डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब रूल होना चाहिए जिसकी किस तरीके से, किस वे में हमें कोई काम कंप्लीट करना है। एक लेबर से लेके एक मैनेजर तक सबको क्या करना चाहिए, डिसिप्लिन को फॉलो अप करना चाहिए। समझ में आएगा, डिसिप्लिन मतलब रूल, किसी, यहाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का रूल रेगुलेशन जो फुलफिल होना ही चाहिए, तभी एक अच्छी मैनेजमेंटशिप प्रूफ होती है। वही एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का कि डिसिप्लिन फुलफिल होना चाहिए, यानी कि डिसिप्लिन में सबको वर्क करना चाहिए। फिर क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि
एकता हुई। यूनिटी का मतलब क्या होता है आप सभी जानते होंगे, एकता, यानी कि जो भी काम आपको दिया है एक मैनेजर यूनिटी के साथ वर्क करे, यूनिटी के साथ डिसीजन ले, यानी कि सबकी सहमति होनी चाहिए उसमें। जो भी वो डायरेक्शन दे, जो भी वो इंडिकेशन दे अपने वर्कर्स, अपने सबऑर्डिनेट्स को, सब उसमें एग्री करने चाहिए। अगर नहीं एग्री करते हैं तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सबको अपने डिसीजन पे एग्री कराए, वो भी उनके इंटरेस्ट के साथ। ये नहीं कि कोई जबरदस्ती करनी है, उनके ऊपर कोई प्रेशर कराए, नो। उनके अच्छे उनको इंटरेस्ट लेके उनके सबका ध्यान रखने के बाद ही वो क्या कर सकता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कर सकता है। यानी कि सबको इस तरीके से मैनेज करना है कि सब एक साथ एकता के साथ काम करें और उनकी डायरेक्शन को फुलफिल करें। यानी कि उन्होंने जो डायरेक्शन दिखाई है, जो जगह जिस तरीके से जो काम कराया है, बताया है, उसी तरीके से उस काम को कंप्लीट करें। फिर क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे हमें सबऑर्डिनेशन भी करना है। किसके साथ साथ, सबऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल भी बिठाना है सभी के साथ। सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, तालमेल। तालमेल होना चाहिए अच्छा किसके बीच में, जितने भी मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, सबके बीच में बहुत अच्छा तालमेल होना चाहिए, सबऑर्डिनेशन होना चाहिए। इंडिविजुअल, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट के साथ साथ जनरल इंटरेस्ट, यानी कि एक हमें ये देखना होगा कि किसी इंडिविजुअल का किस वर्क में इंटरेस्ट है। यानी कि एक मैनेजर है, उनकी कंपनी में मिस्टर रोहन वर्क करते हैं, तो अब जब मैनेजर को मिस्टर रोहन को वर्क देना होगा तो वो ये ध्यान रखेंगे कि मिस्टर रोहन को कौन सा काम बहुत अच्छे से आता है और उनको उसमें कि उस काम में इंटरेस्ट कितना है। अगर अच्छे से आता होगा, ऑब्वियसली बात है, इंटरेस्ट तो हो गई, तो सबसे पहले उनका इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर कोई काम, आप भी अगर कोई काम करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, अपना इंटरेस्ट पहले देखते हैं कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो ही आप वर्क करेंगे, अदरवाइज इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वर्क कैसे अच्छा हो पाएगा। फिर क्या है, जर्नल इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंडिविजुअल के इंस्ट्रक्शन से ले इंटरेस्ट से लेके जनरल इंटरेस्ट तक आपको फोकस करना है कि सभी लोगों का किस किस काम में इंटरेस्ट है। जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनका क्या क्या इंटरेस्ट है, किस किस काम में इंटरेस्ट है। किसी को भी कोई काम जबरदस्ती के साथ हमें नहीं देना होता है, सबका ही इंटरेस्ट देख के उनको वर्क देना होता है। इंटरेस्ट होगा तभी वो वर्कर्स या वो लेबर्स जो भी आपके सबॉर्डिनेट्स होंगे वो तभी वर्क करेंगे जब उनको इंटरेस्ट आएगा किसी काम को करने में, या फिर जब उनका उस काम में वो बहुत ज़्यादा क्या होंगे, केपेबल होंगे उस वर्क को कंप्लीट करने में। तो होपफुली ये 5 के 5 प्रिंसिपल्स फियोल्स के आपको समझ में आए होंगे। अब जो 14 के हमारे रेस्ट ऑफ 11 प्रिंसिपल्स बचे हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये समझ में आया डिवीजन ऑफ वर्क, किस तरीके से काम को बांटना है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक मैनेजर की क्या अथॉरिटी हो सकती है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हो सकती है। एक मैनेजर को डिवीजन ऑफ वर्क करना आना चाहिए, काम को बांटना आना चाहिए बहुत अच्छे से। डिसिप्लिन, एक मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो डिसिप्लिन को क्या करे, अच्छे से फॉलो करे भी और करवाए भी, किससे, अपने सबॉर्डिनेट से। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या बताया हमने कि वहां पे जो भी वो डायरेक्शन देंगे अपने सबॉर्डिनेट वर्कर्स, लेबर्स को, उनके डायरेक्शन में यूनिटी होनी चाहिए, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करना है, किसी को पार्शलाइज नहीं करना, सबके साथ यूनिटी दिखानी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, फोकस, ध्यान भी रखना है, एक सबऑर्डिनेशन बना के रखना है सबके बीच में, साथ ही साथ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट को देखते हुए ही क्या करना है, उनको वर्क देना है ताकि वो अपने वर्क को प्रॉपरली कंप्लीट कर सकें। अब बात करेंगे रेस्ट ऑफ 14, जो रेस्ट ऑफ 11 हमारे जो प्रिंसिपल बचे हैं फ्योल्स की। ओके, सो क्लास, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 5 प्रिंसिपल्स की, जिसमें क्या है, सबसे वन है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बताया है कि जो एक मैनेजर होता है वहाँ उसे यूनिटी रखनी चाहिए। यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता, एकता रखनी चाहिए। जिस भी तरीके से वो कमांड दे रहा है अपने सबॉर्डिनेट्स और लेबर्स, वर्कर्स को, उसके जो ऑर्डर में, उनकी जो कमांड में यूनिटी होनी चाहिए, किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करनी है, इक्वल तरीके से सबको रखना है। ऐसा नहीं कि कोई किसी मैनेजर का बहुत फेवरेट है और कोई अनफेवरेट है तो इसीलिए वो उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, नो। एक मैनेजर को अपने सभी सब ऑर्डिनेट्स के साथ क्या करना है, प्रॉपर यूनिटी के साथ उन्हें कमांड देनी है, यानी कि किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी है, सबको इक्वल रख के ही उनको कमांड देनी है। जिस भी वे में वो हर एम्प्लॉय से बात करें, उसी वे में वो सभी एम्प्लॉय से ही बात करेंगे, यानी कि किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कमांड देने में भी एक मैनेजर को। फिर क्या है, रेमोरेशन,
रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी वर्कर हो या कोई भी लेबर हो या फिर कोई भी सबऑर्डिनेट हो एम्प्लॉय का, कोई भी एम्प्लॉय हो किसी भी मैनेजर की, तो उनको क्या करना है यहाँ पे बहुत अच्छे से उनके साथ मैनेज करना है, यानी कि मीन्स रेम्यूनरेशन उनकी सैलरी और वेजेस बहुत परफेक्ट वे में देनी, मतलब जितनी जिसकी रेम्यूनरेशन होना चाहिए, जितनी जिसकी वेजेस है, रेम्यूनरेशन मतलब क्या है, जो भी वेजेस है किसी लेबर या वर्कर की वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए जितनी उनका वर्क है, सफिशिएंट होनी चाहिए, किसी भी वर्कर या किसी भी एम्प्लॉयज़ को उस चीज़ उनके रेम्यूनरेशन में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, सफिशिएंट सैलरी उनको देनी है। ठीक है, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन समझ में आएगा कि एक मैनेजर को जितने जिस भी लेबर की जितनी वेजेस होती है उसको उतनी ही वेजेस पे करनी है, उसकी वेजेस बिल्कुल फेथफुल होके प्रॉपरली डायरेक्टली पे करनी है। ठीक है, होनेस्टी के साथ। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक मैनेजर जो होता है सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो से सेंटर से, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, चेयरपर्सन ऑफ कंपनी से जो भी ऑर्डर मिलते हैं वो उनको सेंट्रल वे में यानी कि केंद्रित करते हुए फोकस करें। डिसेंट्रलाइजेशन जो उसको नीचे से ऑर्डर मिलते हैं, नीचे जो मिडिल लेवल के या फिर कहते लोअर लोअर के लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो उनको कुछ चीज़ बताते हैं तो उनको उन्हें भी फुलफिल करना है कि सेंट्रलाइजेशन वे में भी और डिसेंट्रलाइजेशन वे में भी, ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों तरीके की ऑर्डर्स में क्या करके रखना है, बैलेंस बना के चलना है, ताकि वो टॉप लेवल पे और मिडिल लेवल पे भी क्या कर सके, बैलेंस के साथ अपने वर्क को कंप्लीट कर सके, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन परफेक्ट वे में हो सके, बैलेंस करके हो सके। स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब क्या है कि जो भी ऑर्डर उनको टॉप से मिलता आ रहा है मिडल तक जा रहा है, उनको उस लाइन में ही उस ऑर्डर को पूरा करना है। टॉप से मिला, मिडल से मिला, देन वो लोअर तक पहुंच जाएंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर चेन को उनको क्या करना है, फुलफिल करना है। एक प्रॉपर स्केलर चेन हर एक अच्छी वेल ऑर्गेनाइज कंपनी में होती है, जिसमें कोई बात टॉप मैनेजर से निकली फिर वो मिडिल पे जाएगी फिर वो लोअर पे जाएगी, ऐसे नहीं कि यहाँ गई फिर यहाँ गई फिर यहाँ गई, नो, दिस इज नॉट। उनको क्या करना है, फुलफिल करना है इसी वे में, पहले यहाँ फिर यहाँ। इसी को बोलते हैं कि एक ऑर्डर की लाइन को, सीक्वेंस को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, उस स्केलर चेन को क्या करना है, फॉलो करना है। फिर क्या है ऑर्डर, ऑर्डर में क्या बात कही कि ये कहा गया चाहे वो एक मैनेजर किसी को ऑर्डर दे या किसी का ऑर्डर फॉलो करे, उसको दोनों ही ऑर्डर को क्या करना है, एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड करके फुलफिल करना है। अगर वो किसी को ऑर्डर दे भी रहा है, चाहे किसी मटेरियल के लिए, किसी भी वर्क के लिए, तो वो ऑर्डर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर उसे किसी से ऑर्डर मिल रहा है, उसके टॉप मैनेजर से या फिर उनके हेड से, तो उनको उस ऑर्डर को भी बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल करना है। तो समझ में आए 5 प्रिंसिपल कौन कौन से थे, यूनिटी ऑफ कमांड की, सबके साथ यूनिटी रख के कमांड देनी है सभी लेबर्स और वर्कर्स को। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, हर एक जो लेबर या वर्कर है उनका वेजेस बहुत अच्छे से पे करना है, सही से पे करना है, सफिशिएंट वेजेस पे करना है। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें उनको अपने टॉप से मिले हुए ऑर्डर को भी पूरा करना है और नीचे से दिए गए यानी कि लोअर लेवल से दिए गए ऑर्डर्स को भी बैलेंस बना के चलना है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में। फिर क्या है स्केलर चेन की, प्रॉपर तरीके से लाइन ऑर्डर को फुलफिल करना है, टॉप से आए हुए डिसीजंस को उनको लोअर तक पहुंचाना है। ऑर्डर, ऑर्डर में क्या, चाहे एक मैनेजर को ऑर्डर देना हो या फिर लेना हो, दोनों ही तरीके से वो वर्क बहुत अच्छे से करे। एक मैनेजर ऑर्डर दे भी अच्छे से और किसी से उसे ऑर्डर मिल रहा है तो उसको भी अच्छे से क्या करे, फुलफिल करे। रेस्ट ऑफ 4 को अब हम आगे डिस्कस करते हैं। रेस्ट ऑफ 4 कौन कौन, सो ये है हमारे रेस्ट ऑफ 4, जिसमें क्या है, सबसे पहले एक मैनेजर को क्या फॉलो करना चाहिए, इक्विटी फॉलो करना चाहिए, यानी कि सभी एम्प्लॉयज, वर्कर्स, लेबर्स सभी के साथ इक्वल और काइंड बिहेव करना चाहिए, ताकि सभी लोग कैसा फील करें, इक्वल फील करें, किसी के अंदर कोई पार्शियलिटी वाला फील नहीं आना चाहिए, चाहे भी कोई भी हो, लेबर हो, सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो अदर फील्ड के, या फिर कोई भी हो। यानी कि हर एक गुड मैनेजर की क्या स्पेशलिटी होती है कि उसको सभी के साथ इक्वल बिहेव करना है। इक्विटी मीन्स टू इक्वल, ओके। साथ ही साथ नेक्स्ट वन क्या है हमारा 12, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स, यानी कि यहाँ भी एक मैनेजर को क्या करना है, स्टेबिलिटी नहीं रखनी है, फ्रिक्वेंट चेंज को अवॉइड करना है, कि लगातार बदलाव नहीं करने हैं किसी काम में, किसी एम्प्लॉयज़ के वर्क में, कुछ कुछ समय के बाद चेंजेस करने हैं, कुछ कुछ समय के बाद क्या करना है, पर्सनल्स यानी कि एम्प्लॉयज़ के जो वर्क है, एम्प्लॉयज़ का जो रोटेशन है, कुछ कुछ टाइम बाद करने हैं। लगातार चेंज नहीं करना है कि आज एक एम्प्लॉय को ये वर्क करने के लिए दे दिया, कल उस एम्प्लॉय को कोई और वर्क करने के लिए दे दिया, नो, ऐसा नहीं करना है एक अच्छे मैनेजर को।
कुछ टाइम तक सीमित रखना है उसको उसी काम के लिए जब तक वो उसमें परफेक्ट नहीं हो जाता। देन जब वो परफेक्ट हो जाएगा तो हम उसको फिर चेंज करेंगे दूसरे वर्क के लिए, ताकि एक जो आपका एम्प्लॉय है वो सफिशिएंट हो जाए हर एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन में क्या समझ आया कि एक एम्प्लॉय को कुछ दिन तक एक ही वर्क करते देना है, जब वो उसमें परफेक्ट हो जाएगा तब हम उसको चेंज करेंगे, तब हम अपने एम्प्लॉयज में रोटेशन करेंगे। ओके, अब आते हैं 13 पे। 13 वाले ने क्या बताया है, इनिशिएटिव, यानी कि हमें यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयज को भी क्या करना है, मोटिवेट करना है कि वो भी अपने सजेशंस दे सकें। मोटिवेट, इसको मैं नॉर्मल वे में लिख के बता रही हूँ। क्या बोला गया है, मोटिवेट टू एम्प्लॉयज फॉर गिव सजेशंस, कि यहाँ पे हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है सजेशंस देने के लिए इनिशिएटिव में, कि ताकि वो अपनी जो हर एक एम्प्लॉयज के मन में जो जो भी आइडिया आते हैं उनका वो बहुत अच्छी तरीके से हमें सजेस्ट कर सके, अपने आइडियाज़ को, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड्स को हमारे सामने रिप्रेजेंट कर सके, एक मैनेजर के सामने रिप्रेजेंट कर सके, और वो भी क्या करें, अपनी ग्रोथ को देख सके। स्प्राइट द क्रॉप का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि एक मैनेजर को हमेशा लीडरशिप की तरह वर्क करना चाहिए और टीम वर्क में बिलीव रखना चाहिए। एक अच्छे मैनेजर के अंदर क्या होना चाहिए, स्प्रिट होनी चाहिए किस चीज़ की, टू वर्क इन अ टीम। एक मैनेजर को हमेशा ये सोचना है कि उसे अकेले नहीं, उसे अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर वर्क करना है। इसीलिए स्प्राइट रॉक का मतलब होता है कि एक मैनेजर अच्छे से क्या करेगा, टीम वर्क के साथ वर्क करेगा। पूरे अपने मैनेजमेंट में जितने भी उसके एम्प्लॉयज, वर्कर, सबऑर्डिनेट, सुपरवाइजर्स, मिडिल मैनेजर और टॉप मैनेजर, सबको क्या करना है, एक साथ लेके चलना है। इसीलिए कहा गया है कि एक मैनेजर के अंदर कैसी फील होना चाहिए, स्प्राइट टू वर्क विद टीम वर्क, यानी कि उसको एक टीम के साथ वर्क करना है। इसी के साथ फियोल्स के 14 डेवलप प्रिंसिपल्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे, सो स्टूडेंट, जब भी हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है F.W. टेलर का। F.W. टेलर के बारे में आप क्या जानते हैं, मैं बताती हूँ आपको कि F.W. जो टेलर थे वो किस लिए फेमस थे। F.W. टेलर को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, क्यों कहा जाता है इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है साइंटिफिक रूल निकालने में मैनेजमेंट के। इन्होंने क्या किया किया है, ये यूएसए में पहले क्या थे, एक इंजीनियर थे, साथ ही साथ इनका जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में की हेल्प से रिसर्च की और ये जाना कि एक लेबर की क्या क्या एफिशिएंसी हो सकती है, किस किस तरीके से वो वर्क कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी देखा कि फैक्ट्री में किस तरीके से वर्क किया जाता है और किया जाना चाहिए। इन्होंने देखा फैक्ट्री में प्लानिंग कैसे की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग कैसे की जाती है, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि क्या क्या बताया इन्होंने, पीसीएस का रेट कैसे निकाल सकते हैं हम, और इन्होंने शॉप में मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। इन सब चीज़ के बारे में किसने बताया, हमें F.W. टेलर ने बताया। अब कुछ टर्म्स हैं जो F.W. टेलर ने क्या करी हैं, क्लासीफाई की हैं, जिनको हमें एज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हमारा एक मैनेजर बहुत अच्छे से क्या कर सकता है, अपनी मैनेजमेंट को इफ़िशिएंट वे में चला सकता है। अब जानेंगे कौन कौन से साइंटिफिक मैनेजमेंट रूल्स हैं जो टेलर ने बताए हैं। सो ये है वो कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट जिनको टेलर ने डेवलप किया था, जिसमें से सबसे पहला क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या कहना चाहते हैं इसमें टेलर, इसमें टेलर ये बताना चाहते हैं कि एक मैनेजर को साइंटिफिक डिसीजंस को लेना चाहिए, जो प्रैक्टिकल डिसीजंस होते हैं, जो किसी प्रैक्टिकल चीज़ पे बेस्ड होते हैं। एक अपने पास्ट नॉलेज के साथ साथ अपने प्रेजेंट माइंड को यूज़ करते हुए लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें पहले से ही रिपीट आती जा रही हैं तो उन्हें एक मैनेजर को वही रिपीट करिए, नो, इट डजंट मीन कि आप अपने पुरानी चीज़ों को ही रिपीट करेंगे, जैसा किसी और ने किया वैसे ही आप करेंगे, तो फिर वो चीज़ आपको दूसरों से अलग कैसे बनाएगी। तो सेम यही कहा है सर टेलर ने कि हमें मैनेजमेंट में साइंटिफिक डिसीजंस को लेना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर डिसीजंस को ही फॉलो करते आएंगे। ओके, तो क्या कहा है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि हमें नए प्रैक्टिकल डिसीजंस को लेना चाहिए, एक मैनेजर को नया प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए अपने पास्ट और प्रायर नॉलेज के साथ साथ,
ना कि कुछ पुरानी चलती हुई रीति रिवाजों को ही फॉलो करना चाहिए। ठीक है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि इसमें क्या बताया है कि हार्मनी का मतलब क्या होता है, यूनिटी, एकता के साथ, सामान्यता के साथ सबके साथ करना है। यानी कि ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए कि आपको टीम वर्क में ही वर्क करना है। एक मैनेजर की क्या स्पिरिट होनी चाहिए कि उसे टीम के साथ ही वर्क करना है। नॉट डिस्कॉर्ड, अलग अलग लोगों के साथ नहीं, जितने लोग उनके कंपनी में हैं उन सभी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाते हुए एक मैनेजर को वर्क करना है। समझ में आया आपको होपफुली। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी इंडिविजुअलिज्म क्या बोला है कि कॉर्पोरेशन करना है, उन्हें सभी के साथ मिलके काम करना है, सेपरेट तरीके से वर्क नहीं करना है। अगर एक मैनेजर मिलके वर्क करेंगे सभी के साथ तो क्या होगा, वो वर्क बहुत अच्छे से होगा। अगर वो इंडिविजुअलिज्म वर्क करेंगे, यानी कि किसी एक ही पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोच के वर्क कर पाएंगे, तो क्या उनकी जो मैनेजमेंट है प्रॉपरली चल पाएगी? नो। तो इसीलिए एक मैनेजमेंट को कोऑपरेशन के साथ वर्क करना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म के साथ नहीं। फिर साथ ही साथ क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि हमेशा उन्हें अपने वर्कर्स के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए कि उनके वर्कर्स हमेशा कुछ नई नई चीज़ों के बारे में सोचे। किसके बारे में सोचे? डेवलप कर सके उनके एम्प्लॉयज़, उनकी ग्रेटेस्ट इफिशियंसी उन्हें पता चल सके और प्रॉस्पेरिटी देख सके। ग्रेटेस्ट इफिशियंसी कि एक वर्कर उनका क्या क्या कर सकता है, किस किस काम में वो इतना सफिशिएंट इफिशियंट है कि वो उस वर्क को इफिशियंट वे में कर सकता है। प्रॉस्पेरिटी यानी कि उनकी जो जिम्मेदारियां वो किस तरीके से बढ़ सकती हैं, किस तरीके से वो कौन कौन से काम में आगे इंटरेस्ट ले सकती हैं। तो क्या थे चार मेन सब डेवलप साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर की। साइंस नॉट थंब रूल की, यानी कि साइंटिफिक प्रैक्टिकल डिसीजन लेने थंब रूल्स को ही हमेशा फॉलो करते रहना जरूरी नहीं है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कि एकता के साथ वर्क करना है, अलग अलग करके लोगों को वर्क नहीं करना है। सबके साथ एक मैनेजर की कैसी स्पिरिट होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए कि उनको टीम के साथ ही वर्क करना है। साथ ही साथ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कि सबके साथ कॉपरेट करके वर्क करना है, इंडिविजुअलिज्म नहीं करना है। लोगों को अलग अलग करके एक एक करके काम नहीं कराना है, लोगों को मिला के काम कराना है। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर कि जो भी आपके वर्कर्स हैं वो आप उनको इस तरीके के नए नए टास्क दे सके कि उनका डेवलपमेंट हो सके, वो नई नई चीज़ों को सीख सकें और आगे वर्क कर सकें। और अपनी ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी है कि क्या क्या काम वो और कर सकते हैं, किस किस चीज़ में सफिशिएंट है, इफिशिएंट है, यानी कि उन सबको जान सकें। तो ये थे हमारे 4 प्रिंसिपल्स साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। कौन कौन सी साइंटिफिक टेक्निक्स बताई थी टेलर ने, अब हम उनके बारे में जाने। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे टेलर थे इन्होंने 10 साइंटिफिक टेक्निक्स को बताया था, जिसमें कि सबसे पहले जो टेक्निक है फंक्शनल फॉर्मैनशिप। फंक्शनल फॉर्मैनशिप में क्या बताया इन्होंने कि हमें एक फैक्ट्री में किस तरीके से फंक्शन करनी चाहिए। इन्होंने कहा, टेलर ने कहा कि एक फैक्ट्री को अपने 2 डिपार्टमेंट में को डिवाइड कर देना चाहिए, यानी कि एक फैक्ट्री मैन को अपने यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट्स डिवाइड करने चाहिए, जिसमें एक डिपार्टमेंट होना चाहिए प्लानिंग का एंड सेकंड वन होना चाहिए प्रोडक्शन का। जिससे कि क्या होगा कि जो एक वर्कर होगा उसके ऊपर प्लानिंग का लोड नहीं आएगा। और उसमें इन्होंने कहा कि प्लानिंग और प्रोडक्शन दोनों डिपार्टमेंट में 4 अलग अलग एक्सपर्ट्स होने चाहिए, यानी कि टोटल 8 एक्सपर्ट्स रखने की इन्होंने इस पर बात कही। जिसमें से इन्होंने कहा कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन से 4 एक्सपर्ट होंगे, रूट क्लर्क होगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होगा एंड डिसिप्लिनरी होगा। जिसमें कि जो चारों क्या करेंगे, जो रूट क्लर्क होगा वो रूट चेक करेगा, वर्क एफिशिएंसी को जानेगा, और इंस्ट्रक्टर अच्छे से इंस्ट्रक्ट करेगा। टाइम कॉस्ट वाले क्या करेंगे, जो टाइम और कॉस्ट को मैनेज करेंगे। सबसे डिसिप्लिनरी जो पूरे डिसिप्लिन को मैनेज करेंगे। प्रोडक्शन में कौन से 4 कहे इन्होंने, गैंग बॉस कहा, स्पीड बॉस कहा, रिपेयर बॉस कहा और इंस्ट्रक्टर कहा, इंस्पेक्टर। जिसमें कि गैंग बॉस क्या करेगा कि सारी मशीनरीज का ध्यान रखेगा, स्पीड बॉस क्या करेगा, टाइम पे वर्क करेगा, रिपेयर जो कंटिन्यूसली वर्क कर रही होंगी मशीन और उनको रिपेयर करने की कंडीशन होगी तो उन पे फोकस करेगा। इंस्पेक्टर जो सभी वर्क को लीड करेगा और देखेगा कि वर्क अपने टाइम पे कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि 8 एक्सपर्ट्स को रखने की बात कही फंक्शनल फॉर्मनशिप में, किसने, टेलर ने, कि 8 एक्सपर्ट होने चाहिए जिनमें 2 डिपार्टमेंट को हम डिवाइड कर देंगे। समझ में आया फंक्शनल फॉर्मनशिप कि इसमें टेलर ने कहा कि हम 8 एक्सपर्ट्स को रखेंगे जो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट से में डिवाइड होंगे, जिससे कि प्लानिंग और प्रोडक्शन बहुत अच्छे से किया जा सके और हमारे जो वर्क की इफिशियंसी है उनको बढ़ाया जा सके। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन में क्या कहा इन्होंने, कहा कि इसमें हम मेंटेन करेंगे इक्वलिटी स्टैंडर्ड को, यानी कि जिस भी तरीके से हम वर्क कर रहे हैं वो इक्वल होना चाहिए, स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। हमारी तरफ से जो
लगनी चाहिए, कॉस्ट वो कम लगे और इनकम प्रॉफिट ज़्यादा है, इनपुट कम जाए और आउटपुट ज़्यादा है, ये कहा इन्होंने। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कि जिस तरीके से हम वर्क करें उसमें टाइम कम लगे और प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ये कहा इन्होंने। कट डाउन करना है अननेसेसरी वर्क को, सिर्फ इन्वॉल्व करना है नेसेसरी वर्क को। फैटिग्यू स्टडी में क्या कहा इन्होंने, इन्होंने इसमें कहा कि टेक्निक्स को जो फ्रिक्वेंटली वर्क कर रही हैं उन पे फोकस करना है और साथ ही साथ ये देखना है कि किस तरीके से जो टाइम पीरियड, जो हम इंटरवल पीरियड लेते हैं उनको कैसे कम कर सकते हैं। मेथड स्टडी में इन्होंने क्या बताया कि हम यहाँ फाइंड करेंगे बेस्ट वे को, किस तरीके से एक जॉब को परफॉर्म करना है, एक बेस्ट वे को फाइंड करेंगे जिससे कि हम अपनी जॉब को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, अब इसमें क्या है, टाइम स्टडी में इन्होंने क्या बताया कि फाइंड करेंगे एक ऐसे तरीके को जिससे कि हम एवरेज टाइम का यूज करें और परफेक्ट जॉब को परफॉर्म करें। क्या करें, एवरेज टाइम का यूज करें और परफेक्टली हमारा वर्क हो सके। मोशन स्टडी में इन्होंने क्या बताया, मोशन स्टडी में बताया कि नेसेसरी वेस्टेज मूवमेंट को हमें यहाँ से कट करना है और नेसेसरी मूवमेंट को सिर्फ फॉलो अप करना है। वर्क स्टडी, इसमें इन्होंने वर्क स्टडी में बताया है कि हमें यहाँ फोकस करना है मैक्सिमम प्रोडक्शन पे और मिनिमम कॉस्ट पे। इफिशियंशियल प्राइस वेजेस सिस्टम, इसमें इन्होंने कहा कि डिफरेंट प्राइस वेजेस का हम पे करेंगे। अगर सफिशिएंट वर्कर है तो उसको क्या, इफिशिएंट वर्कर है तो उसको हम कितना पे करेंगे वो अलग रेट रखेंगे, और इनसफिशिएंट है तो उसको कितना पड़ेंगे, दोनों के रेट्स को हम अलग रखेंगे। दोनों वर्कर उनकी इफिशियंसी को देखते हुए उनके रेट्स को हम डिफरेंट करेंगे। मेंटल रेगुलेशन में इन्होंने कहा कि चेंज करेंगे कंटिन्यूस वर्कर्स के एटीट्यूड्स को, यानी कि हर एक वर्कर को परफेक्ट होना चाहिए ताकि उसको अगर उसे हम चेंज करते रहेंगे उसके रूटीन को तो वो हर एक काम में क्या हो जाएगा, सफी इफिशियंट हो जाएगा वर्क करने के लिए। इसीलिए उन्होंने कहा मेंटल रेगुलेशन होना चाहिए कि एक वर्कर को एक काम में एक्सपर्ट बना देने के बाद उसको दूसरा काम सिखाना शुरू कर देना चाहिए। तो ये कुछ 10 टेक्निक थी साइंटिफिक टेलर के थ्रू दी गई। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्योल। डिफरेंस क्या था टेलर एंड फ्योल के बीच में, अब हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्योल। अब टेलर और फ्योल ने अपनी अपनी थ्योरीज में क्या डिफरेंस बताए थे। तो टेलर ने कंसर्न किया था कि वो किस पे वर्क कर रहे थे, वो उनकी कंसर्न थी वर्कर की इफिशियंसी के ऊपर, कि यहाँ ये बता रहे थे कि वर्कर्स की क्या एफिशिएंसी हो सकती है, जहाँ की फ्योल से बताया था मैनेजमेंट की क्या क्या एफिशिएंसी हो सकती है, एक मैनेजर की क्या क्या एफिशिएंसी हो सकती है। इन्होंने स्टडी किया था लोएस्ट लेवल पे, यानी कि फैक्ट्री लेवल पे वर्कर्स के ऊपर स्टडी की थी, और फ्योल्स ने स्टडी की थी हाईएस्ट लेवल पे, यानी कि टॉप से लेके मिडिल और लोअर लेवल तक के मैनेजमेंट की। इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क के बारे में सोचा था, इन्होंने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में सोचा था। एप्लीकेबल ऑफ स्पेशलाइजेशन सिचुएशन, इन्होंने बताया था कि अप्लाई करना है, स्पेशलाइज करना है अपनी सिचुएशंस को, अपने वर्क को इन फैक्ट्री में। इन्होंने बताया था कि जो इनके फंक्शंस हैं वो यूनिवर्सली एक ही चलेंगे। इन्होंने साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी मैनेजमेंट की, इन्होंने जर्नल थ्योरी दी थी एडमिनिस्ट्रेशन की। यानी कि ये छोटा सा डिफरेंस है जिसमें मैंने आपको 5 के 5 डिफरेंस बता दिए हैं। ये आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इजी हैंडी है और आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में पूरे चैप्टर के। और साथ ही साथ अगर आप ये 5 के 5 डिफरेंस लर्न करके अपने एग्जाम में लिखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, स्कोर गेनिंग होंगे। ये इतने ही आप अगर लर्न कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे आपके लॉन्ग शॉर्ट और हर एक क्वेश्चंस में। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आज हमारा ये चैप्टर 3 कंप्लीट होता है और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 3 की। सो होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा पूरा चैप्टर। स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर गाइस।